आज का हमारा टॉपिक है डीएम प्लांट। डीएम प्लांट में हम हर वो चीज़ को इंक्लूड करेंगे जो कि स्टार्टिंग ऑफ वाटर से लेकर के एंड ऑफ द जो हमारा डीएम वाटर फॉर्मेशन होता है। आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत सारे स्लाइड्स डीएम प्लांट के ऊपर देखे होंगे, नो डाउट। बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखे होंगे। बट मैंने इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ इंक्लूड किया है वो स्पेशली बीओई एग्जामिनेशन के लिए ही किया है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जो जनरली आपको हर स्लाइड में नहीं मिलता है। तो आप नो डाउट आप एक बार इसको देखिए। एक बार देखने के बाद आपको खुद ही होगा कि हाँ, आपने कुछ गेन किया है, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा गेन किया है जो आपको जनरली हर जगह प्रेजेंटेशन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने डीएम प्लांट को। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जब भी आपके मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम डीएम वाटर के बारे में जाने, तो सबसे पहला काम आप इंट्रोड्यूस होइए डीएम प्लांट के बारे में। चाहे मेरे वीडियो से, चाहे किसी और के वीडियो से, कहीं से भी इंट्रोड्यूस होइए। और इंट्रोड्यूस के होने के बाद आप डीएम प्लांट ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको डीएम प्लांट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तभी आप बता सकते हैं जब आपने डीएम प्लांट एक बार जाके वहाँ देखा हो। तो आपको एक बार जाके देखना ही है। मैं आपको इसमें हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको जाके वहाँ डीएम प्लांट में देखना है कि हाँ, वहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान देना है, कैसा क्या चीज़ चेक करनी है, वो हर चीज़ मैं आपको इसमें इंक्लूड करता जाऊँगा। हो सकता है एक दो चीज़ छूट जाए, लेकिन मेरा है कि हाँ, मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मैं हर वो चीज़ को इंक्लूड करूँ। जो आप डीएम प्लांट में जाते हैं तो आपको क्या क्या देखना है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है और कैसे कैसे चीज़ों को अपने प्रैक्टिस किया जाता है, और वो चीज़ों को हम कैसे एलिब्रेट कर पाएंगे इंटरव्यू में जब हमसे इंटरव्यूअर पूछेंगे। तो ये हमारे बॉलर ऑपरेटर में भी पूछा जाता है, नो डाउट। बॉलर ऑपरेटर का भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है डीएम प्लांट, तो आप इससे बच नहीं सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डीएम वाटर का सफ़र। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पावर प्लांट में 3 तरह के वाटर यूज़ किए जाते हैं मेनली। डीएम वाटर जो बॉयलर में अपना स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, रॉ वाटर जो कंडेंसर में कूलिंग के लिए और अपने ऑक्सिलरी कूलर्स में जाता है, और आरओ वाटर। आरओ हमारा लगा रहता है कि अगर हमारे पास कूलिंग वाटर का टीडीएस हाई होता रहता है तो उसको हम ब्लो डाउन देते रहते हैं, तो या तो ब्लो डाउन वो एटीपी में भेज देते हैं। और अगर हमारे पास एटीपी का नहीं है, तो एटीपी की लिमिटेशन या एटीपी का प्रॉब्लम है, तो उसको हम आरओ के थ्रू ट्रीट करके यूज़ में लेते हैं, फिर से रीयूज़ करते हैं। तो तीसरा है हमारा आरओ वाटर। तो अब डीएम प्लांट का स्टार्ट करते हैं। डीएम प्लांट स्टार्ट करने से पहले हम उन बेसिक चीज़ों को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो हम डीएम प्लांट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कॉमनली यूज वर्ड है पीएच, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है कि जो लिक्विड आपने लिया है उसमें हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है। तो ये इसकी जो स्केल होती है ना, ये 1 से 14 के बीच में ही मेजर की जाती है। 14 से ज़्यादा कभी भी पीएच नहीं मिलेगा आपको। जब भी आपको कोई पूछता है कि हाँ पीएच की रेंज क्या है, तो 1 से लेकर 14 तक होती है। उसमें 1 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और 7 से लेकर 14 तक बेस होता है। तो जिसको हिंदी में 1 से लेकर 7 तक अम्ल और 7 से लेकर 14 तक क्षार बोलते हैं। तो ये हमारा पीएच होता है। दूसरा, इसको पीएच मीटर से या फिर पीएच स्ट्रिप से मेजर करते हैं। पीएच स्केल भी आता है, इससे हम मेजर करते हैं हमारा पीएच कितना है, हमारा वाटर एसिडिक है या नहीं है। हमारा सैंपल जहाँ का भी फीड वाटर का हो या फिर कहीं का भी सैंपल हो, हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। तो दूसरा वर्ड आता है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टीडीएस इंक्लूड ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है अपना मेनली होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है। ये टोटल हार्डनेस में भी आपको ये वर्ड आएंगे, क्योंकि टोटल हार्डनेस मेनली आपका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ही होते हैं। तो ये टीडीएस जो होता है वो सॉल्ट तो होता ही है, नो डाउट। टोटल हार्डनेस प्लस उसमें जो होता है ऑर्गेनिक मैटर जो कि वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है। तो ये चीज़ भी होता है हमारा टोटल हार्डनेस प्लस जो ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है जो कि हमारा वाटर में डिजॉल्व है, वो भी हमारा टीडीएस में आता है। तो उसको हम टीडीएस मीटर से मेजर करते हैं। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो वाटर में यूज़ होता है। तीसरा आता है टर्बिडिटी। कहीं कहीं टर्बिडिटी बोलते हैं, कहीं कहीं एनटीयू बोलते हैं। एनटीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी भी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं आपसे। तो एनटीयू का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए कि हाँ, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। इसका वर्ड ही होता है कि हाँ, मतलब कितना टर्बिडिटी उसमें है। ये कैसा, मतलब टर्बिडिटी मतलब कितना गंदा वो पानी है यार, सिंपल सी वर्ड में बोलते हैं। अगर आपका पानी जितना गंदा दिखेगा, उसमें कुछ मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, कुछ भी मिला है, तो वो उतना ही टर्बिडिट है, उसकी एनटीयू उतनी ही ज़्यादा होगी।
ये इसको मेजर करने का तरीका मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हाँ सनलाइट पास करके देखते हैं कितना सनलाइट उसमें से पास हो पाता है। जितना सनलाइट पास हो जाता है उसकी टेबिलिटी, अगर सनलाइट इजीली पास हो जाता है, एकदम क्लियर वाटर है तो वहाँ से सनलाइट इजीली पास हो जाएगा, तो उसको हम लोअर टेबिलिटी बोलते हैं। वहाँ जितना जितना गंदा होता जाएगा उतना ही सनलाइट को वो प्रिवेंट करेगा। तो ये एनटीयू जो होता है वो मेजरमेंट होता है कि कितना टर्बिड यानी कितना गंदा वाटर है हमारा। उस गंदे में सॉइल भी आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं जो पानी में घुल गई हैं, ठीक है, वो सेटल भी हो जाती है। लेकिन जो भी चीज़ पानी में घुली हुई है वो उसका बताता है। यानी कि अगर हम बरसात में देखेंगे तो बारिश के टाइम पे हमारा वाटर जो होता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा टर्बिडिटी वाला होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मिट्टी मिल जाती है उसके अंदर, तो उसको टर्बिडिटी मीटर से मेजर करते हैं हम। चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलिका, जो आपको वाटर केमिस्ट्री में मिलेगा। ये लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ना फेवरेट क्वेश्चन है सिलिका का। सिलिका जैसा कि आपने देखा होगा सैंड में भी आपको दिखता है, इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। SiO2 इसका फार्मूला होता है। ये प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द अर्थ मिनरल्स में मिलते हैं। सिलिका इज हार्ड ग्लासी लाइक मिनरल्स दैट फाउंड इन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिजल्ट ऑफ फाउंड बेडरॉक इट पासेस थ्रू सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। आपको इजीली दिख जाएगा सिलिका का, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत दो फॉर्म में होता है क्या, ये रिएक्टिव सिलिका होता है और एक नॉन रिएक्टिव कोलाइडल सिलिका होता है। तो दो तरह के मेन होते हैं ये हमको कोलाइडल सिलिका के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इन वेल एंड सरफेस वाटर इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 100 ppm डिजॉल्व एंड रिएक्टिव एज अ डिजॉल्व। रिएक्टिव सिलिका डिजॉल्व होता है, अनडिजॉल्व जो होता है वो कोलाइडल सिलिका होता है, जिसकी साइजेस बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम ऐसे रिमूव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वो रिमूव करते हैं। तो इसको सिलिका एनालाइजर से मेजर करते हैं। ये सब चीज़ें आपको जाके देखनी है वहाँ पर डीएम प्लांट में। सिलिका एनालाइजर किस टाइप का सिलिका एनालाइजर है वो आपको देखना है, ठीक है, और किस टाइप का TDS मीटर है, किस टाइप का pH मीटर है, आपको सिंपल से दिख जाएंगे। उनका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको जाके ये देखना है वहाँ पे कि हाँ डीएम प्लांट में ये कैसे काम करता है। सिलिका दो तरह की होती है, रिएक्टिव सिलिका। द रिएक्टिव सिलिका कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर प्रोसेस के थ्रू हम जब पास करते हैं इसको, तो जब हमारा कैटायन के बाद एनायन में आता है तो वहाँ पर हमारा रिएक्टिव सिलिका रिमूव हो जाती है। और दूसरा होता है नॉन रिएक्टिव कोलाइडल सिलिका। नॉन रिएक्टिव सिलिका जो होता है नॉट रिमूव बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस। द नॉन रिएक्टिव सिलिका कन्वर्ट टू रिएक्टिव सिलिका अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये बॉयलर में जब जाता है ना CBD में हमारा, जब ड्रम में, तो ड्रम में जा करके ये जब हायर टेम्परेचर प्रेशर होता है तो ये कोलाइडल सिलिका जो होती है वो चेंज हो जाती है हमारा रिएक्टिव सिलिका में। तो वो हमारा मैं उसको इंक्लूड करूँगा जब मैं वाटर केमिस्ट्री लाऊंगा ना, तो इस चीज़ को मैं डिटेल में इंक्लूड करूँगा इस चीज़ को। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट जो, क्योंकि डीएम प्लांट है तो उसके जस्ट बाद ही मैं चाहूँगा कि वाटर केमिस्ट्री का वीडियो लाऊँ, ताकि एकदम बैक टू बैक आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ड्रम वाटर में सिलिका की बात करेंगे। तो उसमें DRSO भी है, उसके बारे में भी जानेंगे DRSO कैसे क्या होता है, सिलिका मेजरमेंट के लिए क्या होता है। वो फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। तो ये जो नॉन रिएक्टिव सिलिका होती है, जिसको कोलाइडल सिलिका भी बोलते हैं, इनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं और ये स्लिप हो जाते हैं, इनको पकड़ नहीं पाते हैं, ये इनका पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये आयन एक्सचेंज में पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये दो तरह का होता है। तो रिएक्टिव सिलिका जो होती है वो कैप्चर हो जाती है आयन एक्सचेंज में, और नॉन रिएक्टिव सिलिका कोलाइडल सिलिका वो पास हो जाती है और जाकर के सीधे जाकर के वो अपने ड्रम में जब हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है तो वो कोलाइडल सिलिका जाके कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टिव सिलिका में। तो ये भी पूछा जाता है कि हाँ क्या होता है फिनोमिना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ बॉयलर में जा करके जो कोलाइडल सिलिका नॉन रिएक्टिव सिलिका होती है वो रिएक्टिव सिलिका में चेंज हो जाती है। छठवां है हमारा क्लोरीन या फिर फ्री क्लोरीन भी बोलते हैं। क्लोरीनेशन जो होता है वो हमारा मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे, उनको ख़त्म करने के लिए होता है। क्लोरीन एज अ बहुत अच्छा एंटी क्या बोल सकते हैं इसको, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इनको बैक्टीरिया को ख़त्म करने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इनको क्या करते हैं, एज ए यूज़ करते हैं कि हाँ जब क्लोरीनेशन के थ्रू हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एल्गी डेवलप होगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, आप देखते होंगे जब रॉ वाटर या फिर रिजर्वायर जिसमें हम पानी स्टोरेज करते हैं तो धीरे धीरे उसके ऊपर एल्गी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है कि जहाँ पे क्लोरीन प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लोग क्लोरीन की लाइनें दे देते हैं उसमें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको कहीं छोटे जगह पे ही डोज करना पड़ता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए कई प्रोसेस में देते हैं, हम क्लोरीन डोजिंग करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है कि हमारे जो क्लोरीन का जो लिमिटेशन है वाटर में, वहाँ से 0 to 5 में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ इसका क्लोरीन। टोटल हाइड्रेट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ मोस्ट प्रॉब्ली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स और सल्फेट होते हैं और क्लोराइड होती हैं, वो होती हैं हार्डनेस। तो ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो टोटल हार्डनेस में आते हैं। ये दो तरह का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस के अंदर आते हैं, और परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब टेम्पररी हार्डनेस को अगर आप पानी गर्म करते होंगे, आप देखते होंगे पानी गर्म करने के टाइम पे आपका जो बर्तन है उसके नीचे हार्डनेस जमा हो जाती है, वाइट वाइट हो जाता है सरफेस, तो टेम्पररी हार्डनेस होता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो गर्म करने से नहीं निकलता है, उसके लिए हमको आयन एक्सचेंज प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। तो आते हैं डीएम प्लांट में। डीएम प्लांट में आपको वेल नोन प्रोसेस पता है, सेम ऐसा ही होता है। मैंने कोई एक्सचेंजर का डायग्राम नहीं डाला है इसके अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारे देखे होंगे एक्सचेंजर का डायग्राम। इवन आप यहाँ देखने से अच्छा है आप डीएम प्लांट में जाकर देखिए, और नहीं है तो फिर आप गूगल पे देखिए, क्योंकि एक्सचेंजर का डायग्राम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक्सचेंजर का डायग्राम कैसा होता है, एक्सचेंजर में प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो पहला हमारा रॉ वाटर, जहाँ से हम लेते हैं, कहीं से भी जहाँ रॉ वाटर लेंगे, चाहे वो नदी से हो, झील से हो, तालाब से हो, अंडरग्राउंड हो, रेन वाटर स्टोरेज हो, कहीं भी हो, तो रॉ वाटर लेते हैं। उसके बाद क्लेरिफायर में जाता है। हम सभी प्रोसेस को याद एक एक करके लाते हैं। क्लेरिफायर के बाद कूलिंग वाटर स्टोरेज टैंक में आता है। उसके बाद प्रेशराइज सेंट फिल्टर में जाता है, फिर एसीएफ में जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन। इसके पहले कहीं कहीं वीक एसिड कैटायन भी होता है। ये एज पर अपना डिमांड कितना होता है और वहाँ का वाटर पैरामीटर कैसा है उसके ऊपर ही डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ जहाँ पर कहीं कहीं एसएससी से पहले WAC वीक एसिड कैटायन भी दिया जाता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहाँ एक ही रहेगा। उसके बाद डिगेजर में इसके सारे प्रोसेस को हम जानेंगे 1 by 1। फिर वीक बेस, सॉरी ये मैंने कैटायन डाल दिया बट ये एनायन है, इट्स WBA एंड SBA, ठीक है। तो ये वीक बेस एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, देन मिक्स बेड, देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डीएम स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को 1 by 1। ये क्लियर रखिएगा, ये वीक बेस एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन है, ठीक है। चलिए, रॉ वाटर वही वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रिवर, डैम, अंडरग्राउंड वाटर, स्टोरेज, रेन वाटर, लेक, झील एक्सेट्रा कैन बी यूज एज अ रॉ वाटर फॉर डीएम वाटर प्रोडक्शन। कहीं से भी आप पानी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं समुद्र से भी तो वहाँ डिसैलिनेशन करके यूज़ किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है। तो आपको वाटर कहीं भी हो, लेकिन उसके पहले जो रॉ वाटर हम उसको बोलते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। क्लेरिफायर एक प्रोसेस है जिसमें कि वो उसको हम मतलब जो इसकी मेन फंक्शन होता है वो टर्बिडिटी को हटाना होता है। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फेट और पॉलीइलेक्ट्राइड है क्लोरीन की डोजिंग करते हैं। क्लोरीन का तो मैंने आपको बताया था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही करते हैं और एल्गी फॉर्मेशन है उसके लिए करते हैं। बट जो ये एलम है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या करता है, कोगुलेट और फॉगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टर्बिडिटी के पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट हैं या फिर इन सबको इकट्ठा करके फ्लॉकुलेट करके नीचे बिठाता रहता है। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में कलेक्ट हो जाते हैं और ये नीचे रैक होता है, वो बहुत धीरे धीरे घूमता रहता है और वो सारा स्लज ब्लैंकेटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है और स्लज ब्लैंकेट बना कर नीचे वो स्लज निकल जाता है और ऊपर से क्लीन वाटर फ्लो होकर साइड से इकट्ठा होता है। ये इसका आरपीएम बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत स्लो ही ये पानी के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट को या फिर पॉली इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं वो मिक्स करता रहता है और कोगुलेटिंग प्रोसेस के थ्रू जो अपना फ्रेश मतलब नॉन टर्बिड वाटर जो है वो अलग हो जाता है और स्लज जो है जिसमें एल्गी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब नीचे बैठ करके अलग हो जाते हैं। उसका एक अलग से ड्रेन दिया रहता है, स्लज ड्रेन दिया रहता है, वहाँ से ड्रेन को निकाल लेते हैं। तो वहाँ से होने के बाद जो हमारा जो टर्बिडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब बिलो 20 NTU के आसपास वो आ जाता है। उसके बाद आता है PSF प्रेशराइज सेंट फिल्टर। स्टोरेज टैंक के बाद, वाटर में स्टोरेज टैंक के बाद हम PSF में प्रेशराइज सेंट फिल्टर में आते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, मतलब एक टैंक होता है इसमें कि पेबल्स, ग्रेवल्स, पत्थर, बालू सब चीज़ें भरी रहती हैं और वहाँ पर हम पानी को पास करते हैं।
हमारा ये मेन जो फंक्शन इसका यूज़ होता है वो यही होता है कि यहाँ से जो पानी निकले उसका एनटीयू जो है वो बहुत कम हो जाए, मतलब उसके अंदर टेबिलिटी माइन्यूट हो जाए, मतलब ना के बराबर हो जाए। तो ये जो होता है पीएसएफ जो होता है वो टेबिलिटी को 20 से लेकर के 5 एनटीयू तक ले आता है, इवन और उससे लोअर साइड में भी ले आता है। तो हमारा इसमें बैकवर्ड प्रोसेस दिख रहा है कि हाँ, जैसे इतना लगता है कि हमारा टेबिलिटी हायर साइड में आता है तो हम उसको बैकवर्ड देते हैं, या फिर हमारा डिज़ाइन वैल्यू होता है जिसका हम ओबीआर होता है उस बेस पे हम बैकवर्ड दे देते हैं। तो बैकवर्ड का सीम जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, जिधर से हम देते हैं इनलेट होता है और उसका आउटलेट होता है, उसके जस्ट रिवर्स से आउटलेट से सप्लाई दे करके और बैकवर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है एसीएफ, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ लीजिए कि ये अगर आपको डीएम प्लांट पूछा जाएगा तो एसीएफ के बारे में पूछा ही जाएगा। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसमें चारकोल यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात है चारकोल, पता है ये तो बहुत छोटे छोटे राउंड शेप में होते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मतलब राउंड भी होते हैं या फिर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है राउंड ही हो, लेकिन कोशिश रहता है कि राउंड वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा क्लियर होता है ना, बड़ा होता है। लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आते हैं, पाउडर भी आते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, मतलब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इनका होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन प्रोसेस टू हैव स्मॉल लो वॉल्यूम पोरस that increase the surface area that increase surface area of एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करता है, मतलब ये जो भी चीज़ें आती हैं अपने इसके बॉडी के ऊपर चिपक जाती हैं। एड्जॉर्प्शन वो होता है कि द प्रोसेस बाय विच सॉलिड होल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। तो जो गैसियस या लिक्विड फॉर्म लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो अनवांटेड होता है वो एड्जॉर्ब कर लेता है और बाद में एब्जॉर्ब नहीं करता है। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन वो था डिफरेंट फिनोमिना। तो एड्जॉर्प्शन में क्या करता है कि ये जो चीज़ें गैसेस और लिक्विड, ये मेनली हमारा क्लोरीन रिमूवल के काम आता है। जो क्लोरीन डोजिंग या तो हमने क्लेरिफायर में की है या फिर हमने कहीं अगर CWST में क्लोरीन डोजिंग के लिए दिया है, टैपिंग दिया है, तो वहाँ पे क्लोरीन हमारा होता है। तो हमारा आयन एक्सचेंज में जाने से पहले हमारा वाटर जो होता है वो क्लोरीन फ्री होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या करते हैं कि एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में काम करता है। तो ये क्लोरीन स्मेल और ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उनको और अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड स्मेल इन सबको रिमूव कर देता है और बाद में ये बैकवाश को थ्रू फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो इनके साइजेस जो है ना चारकोल के बहुत छोटे छोटे होते हैं, वुडन चारकोल भी होता है, मतलब कई तरह के चारकोल्स होते हैं। ये बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, तो मतलब बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, इसलिए इनको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बोलते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पर जो होता है एनटीयू होता है ना, वो बिलो 1 चला जाता है। और एक चीज़ और कि यहाँ के बाद एक क्लोरीन मीटर लगा होता है क्लोरीन चेकिंग के लिए। तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि हाँ क्लोरीन मीटर कहाँ पे लगा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्लोरीन मीटर कहाँ पे होता है। तो आपको जाके एक बार देखना भी है कि हाँ एसीएफ के बाद क्लोरीन मीटर लगा है कि नहीं लगा है। हाँ, अगर छोटा डीएम प्लांट है तो ऑब्वियसली वहाँ सैंपल लेने के बाद वहाँ क्लोरीन चेकिंग की जाती है। अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ से सैंपल लेकर के हम क्लोरीन चेक करते रहते हैं। जो भी ड्यूरेशन है 2 घंटे में या 1 घंटे में 3-4 घंटे में, जो भी सैंपल का ड्यूरेशन है वहाँ पे आप लेकर क्लोरीन चेकिंग करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना मेन आयन एक्सचेंज का। तो मेन आयन कौन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन में कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। एनायन में पहले हम कैटायन की बात करते हैं। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन जो होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस जो फेरस सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम, हाइड्रोजन। और इसमें एनायन में होते हैं क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट, कार्बोनेट्स, सिलिका एंड हाइड्रोक्सिल। तो हमारे जो नीचे सबसे दिया हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ये तो हमारा हमें तो ये चाहिए, क्योंकि हम अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये दोनों मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। तो हमारा अगर ये दोनों मिले हुए हैं केवल, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब बस प्योर वाटर है। तो ये तो हमारा नीडफुल है, तो हम इन्हीं के लिए सारा प्रोसेस करते हैं। तो इसके ऊपर के जो हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी आयन्स हैं उनको रिमूव करना हमारा मेन प्रोसेस है, और जहाँ हाइड्रोक्सिल के ऊपर जो भी आयन है उनको रिमूव करना हमारा मेन पर्पज़ है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन से। वीक एसिड कैटायन भी मैंने बताया था कि हाँ वीक एसिड कैटायन भी ले सकते हैं। अगर वो रहता है तो हमारा क्या होता है कि हाँ मतलब SAC पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन पे लोड कम हो जाता है और उस पर जो कुछ केमिकल्स जो अपना वो रिमूव हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज इज अ वेसल इन विच द आयन एक्सचेंज प्रोसेस टेक प्लेस। द कैटायन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट present in water get converted into their equivalent acid in this form। तो जो भी कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सब चीज़ें हैं, वो क्या होता है कि ये
एच आयन के थ्रू कन्वर्ट करके जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो चेंज हो जाते हैं। और सभी की ये होता है, जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ चेंज होगा तो हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 बन जाएगा, मैग्नीशियम भी H2SO4 कन्वर्ट कर देगा, H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हाइड्रोजन के साथ कन्वर्ट होता है। जितने भी कैल्शियम है पॉजिटिव वाले आयन, तो हमारा जो होता है कैटायन एक्सचेंज में, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर में क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव आयन है, जो हमने पहले देखा था Ca आयन पॉजिटिव आयन, Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन, ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो होती है कि रेजिन होती है। पहले इस पेज को देख लेते हैं। यहाँ पे कैटायन रेजिन क्या होता है, इस फॉर्म में होता है R नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो हमारा H पॉजिटिव जो है वो रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा मेन जो रिक्वायरमेंट है वो H आयन लेना और हाइड्रोक्सिल OH आयन लेना। तो हमारा क्या है कि जो कैटायन एक्सचेंजर होता है उसमें जो रेजिन होता है, आप जाके देखिएगा रेजिन, जरूर देखिएगा रेजिन कैसा होता है। छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं। गोल इसलिए होते हैं कि गोल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था ना ACF में। तो ACF में हो या ना हो, लेकिन यहाँ तो गोल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया हमारा बढ़ाना मेन होता है मकसद। तो ये भी पूछता है कि हाँ कैसे टाइप किस टाइप के रेजिन होते हैं। तो आप अगर आप जाते हैं डीएम प्लांट में तो आप देखिएगा कि हाँ रेजिन कैसा है, येलो कलर का, किस कलर का, वो भी पूछता है। तो नॉर्मली येलो कलर का ही होता है, लेकिन आप और भी कलर आते हैं उसमें, तो वो देखिएगा कि हाँ किस कलर का है रेजिन। तो जो रेजिन होता है वो R नेगेटिव और H पॉजिटिव इन कैटायन एक्सचेंजर, जो कैटायन एक्सचेंजर में होता है। तो यहाँ पे R पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स केमिकल वो है, चेन है, उसके साथ H पॉजिटिव जो कि इजीली रिमूवेबल है। तो तो ये क्या होता है कि हमारा जैसे ही जाता है तो ये जो R नेगेटिव चेन है वो कैल्शियम आयन, C डबल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, इन सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, इन सब को वो अपने RCA पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है, RCA ले लेता है, RMG ले लेता है। ये सब चीज़ें करके ये कन्वर्ट हो जाता है और एच आयन को फ्री कर देता है। तो जो एच आयन होता है वो क्या करता है, जो बाकी बचे उनके साथ रिएक्शन करके, जैसे कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि H नेगेटिव और R नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जब C पॉजिटिव कैटायन एक्सचेंज हो जाता है तो R नेगेटिव C पॉजिटिव और एच आयन फ्री हो जाता है। तो यही एच आयन जो होता है, इनके जो कैटायन था, कैटायन के साथ Ca कैल्शियम सल्फेट, ये सल्फेट यहाँ से निकल करके एच आयन के साथ जुड़ जाता है। ये कार्बोनेट हो गया, ये बाइकार्बोनेट का हो गया, क्लोरीन हो गया, HCl फॉर्मेशन कर लेगा। ये सब चीज़ें कन्वर्ट होकर के हाइड्रोजन के साथ मिल जाती हैं, और हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये बाकी जो चीज़ें हैं, जो कैटायन है वो यहाँ रह जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि हाँ सोडियम स्लीपेज होता है। यहाँ पर क्यों होता है वो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ का पीएच जरूर देखिएगा। यहाँ के कैटायन एक्सचेंजर के बाद जो पीएच होता है उसको जरूर ऑब्जर्व करिएगा, वो कितना होता है। नॉर्मली वो 3.5-4 के आसपास होता है, तो वो उस चीज़ को भी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि हाँ कितना होता है पीएच, तो वो भी आपको जाके वहाँ पे चेक करना है। ठीक है, उसमें रीजनरेशन भी करते हैं। रीजनरेशन कब करते हैं वो मैं बताऊँगा आपको कि हाँ एक जब उसका ओबियर होता है, ओबियर के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आगे ही मिलेगा। तो रीजनरेशन करते हैं, उसमें 2 to 6% एसिड के साथ पानी मिक्स करके उसका रीजनरेशन करते हैं, उसका साइकिल होता है। वो रीजनरेशन साइकिल कितने देर का होता है ये सब भी आपको देखना है कि हाँ कितनी देर चलाते हैं रीजनरेशन को, कितना पानी हमारा लॉस होता है। ये सब चीज़ें बेसिक आपको एक आइडिया मिल जाएगा जब आप वहाँ जाओगे तो डीएम प्लांट में। और दूसरा क्या है कि सबसे ये भी है कि हाँ नॉर्मली क्या होता है कि हम H2SO4 को यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ HCl को। दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दोनों अवेलेबल है तो हम प्रेफरेबली H2SO4 यूज़ करते हैं। उसमें फ्यूम्स कम आते हैं, जबकि HCl में फ्यूम्स ज़्यादा आते हैं, तो वो फ्यूम्स लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो थोड़ा सा सेफ रहता है H2SO4। बाकी दोनों यूज़ कर सकते हैं हम रिजनरेशन के लिए। तीसरा आता है अपना जो है, दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद आयन एक्सचेंज में डिगेजर का। डिगेजर क्या करता है, डिगेजर सिंपल सा एक है, आपको वहाँ से वाटर को मतलब ऊपर से गिराते हैं, नीचे फ़ैन, ऊपर फ़ैन लगा होता है, फ़ैन के थ्रू मतलब जो मेन CO2 रिमूवल का काम होता है। ये क्या होता है, CO2 जो वहाँ से निकलता है ना, वह कार्बनिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, H2CO3 का फॉर्म में निकलता है। ये कार्बनिक एसिड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हमारा लोड बढ़ाता है। मतलब जो हम आगे के एक्सचेंजर है ना, बेस SBA, WBA या SBA है, वीक बेस एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, इनके ऊपर लोड फालतू में बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक फैन से हमारा काम चल जाता है। तो वाटर को स्प्रे करने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, और जो इसमें गैसियस सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, स्पेशली CO2 जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हमारा ये मेन होता है कार्बोनिक एसिड बाई
विच इज जनरेटेड बाई द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एट कैटायन आउटलेट रिड्यूस द एनायन लोड। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोनिक एसिड को रिड्यूस करने का काम आता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है CO2 फॉर्म में निकल जाता है वहाँ से। फिर आता है वीक बेस एनायन। वीक बेस एनायन इज ऑल्सो यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ क्लोरीन और सल्फेट नाइट्रेट। ये सभी मतलब एसिड्स को निकालता है वहाँ से, नो डाउट। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन सल्फेट निकला है, नाइट्रेट हाइड्रोजन नाइट्रेट निकला है, HNO3 निकलता है वहाँ से, एंड अदर एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एसिड थ्रू इट इज़ नॉट इफेक्टिव टू रिमूवल ऑफ वीक एसिड सच एज SiO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वीक बेस एनायन से ये दो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों स्लीपेज हो जाती हैं। तो इनके लिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस से एनायन में जाना पड़ता है SBA में। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वीक बेस है, कम कंसनट्रेशन का यूज़ करते हैं रीजनरेशन के लिए, तो यहाँ पर स्लिप हो जाता है इसके बाद। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर एक बार यहाँ यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो WC, क्योंकि जैसे से हमारा वाटर आगे बढ़ेगा, DM वाटर, हम चाहेंगे कि हाँ DM वाटर में अगर स्लीपेज या फिर मतलब क्या कहते हैं, अगर एग्जॉशन होने लगता है, एग्जॉस्ट होता है, रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कंडीशन की डायरेक्ट एग्जॉशन के बाद केमिकल्स जो हैं, आयंस जो है वो आगे बढ़ जाए। अगर ये आयंस आगे बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे हम एक बैकअप लेके चलते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये जो वीक बेस एनायन है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और उसके ऊपर काफ़ी लोड कम कर देता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ से रिड्यूस हो जाती हैं। तो हमारा कहीं कहीं नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन के बाद स्ट्रॉन्ग बेस एनायन भी होता है। वो डिपेंड करता है आप कैसा रिक्वायरमेंट चाहते हैं और कैसा पैरामीटर आपको चाहिए। उसके बाद जैसा मैं बताया था कि हाँ स्ट्रॉन्ग बेस एनायन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर इज अ वेसल इन विच एन आयन एक्सचेंज प्रोसेस टेक प्लेस। सेम उसी तरह होता है। द एनायन क्या होता है, सल्फेट, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट एक्सेट्रा जो होता है प्रेजेंट होते हैं। ऑल नेगेटिव आयन आर एक्सचेंज विथ OH आयन। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा था पॉजिटिव आयन जो Ca, कैल्शियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, वो H आयन के थ्रू कन्वर्ट हुए थे, एक्सचेंज हुए थे। अभी यहाँ सल्फेट, कार्बोनिक एसिड का जो है SCO3, CO3, ये सब चीज़ें क्या होता है कि ये OH आयन के थ्रू रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो HNO3, H2SO4, HCl, ये सब क्या होंगे कि यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे R के द्वारा, यानी कि जो हमारा रिएजेंट जो होगा, रेजिन होगा, वो होगा R पॉजिटिव OH निगेटिव के फॉर्म में। तो R पॉजिटिव सल्फेट बन जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, इसका जो आउटलेट pH होता है वो 6 के आसपास होता है। तो एनायन रेजिन इन द फॉर्म ऑफ R पॉजिटिव OH निगेटिव, जैसा मैंने बताया था, नोन एज एनायन बिकॉज रिप्लेस OH आयन। फॉर रीजनरेशन के लिए 4 to 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। रिएक्शन जैसा मैंने बताया था कि हाँ R पॉजिटिव OH आयन के साथ एनायन मतलब सल्फेट, एनायन मतलब A निगेटिव मतलब सल्फेट, SO3 डबल निगेटिव, NO3 डबल निगेटिव, ये सब चीज़ जो है ना, ये SO4 डबल निगेटिव, SCO3 निगेटिव, CO3 डबल निगेटिव, ये सब चीज़ें ये ए निगेटिव है। तो ये क्या होता है कि A निगेटिव के साथ जुड़ करके R पॉजिटिव A निगेटिव, हमारा फ्री जो होता है वो होता है OH आयन। तो फाइनली क्या होता है कि जो हमारा HNO3 था वहाँ से H निकल गया, NO3 R के साथ चला गया, यानी कि RNO3, और दूसरा क्या बचा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये बनाता है हमारा H2O। तो हमारे यहाँ से क्या होता है, प्योर वाटर निकलता है। इसके बाद भी क्या होता है, मिक्स बेड होता है। ये क्यों होता है, ये मेनली इसलिए होता है कि हमारा अगर कुछ स्लीपेज हो जाता है, ऐसे कि एग्जॉस्शन हो जाए या फिर स्लीपेज हो जाए, उस कंडीशन में मेनली ये सोडियम का जो स्लीपेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। हमने बताया ना सोडियम के केस में कि सोडियम स्लीपेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सोडियम अगर स्लीपेज होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है वाटर की। अगर केवल ड्यूअल बेड ही है तो उस कंडीशन में हमारा मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि हाँ जो सोडियम स्लीपेज हो ही जाएगा, और दूसरा सिलिकॉन SiO2 भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि सोडियम का जो होता है ना, वो एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी वो एक वर्ड होता है कि हाँ वो कितना एक्टिवली वर्ड कैप्चर हो जाता है, मतलब कितना रिएक्टिव है। तो जो सोडियम होता है वो उसकी जो एफिनिटी होती है वो हाइड्रोजन के एफिनिटी, H पॉजिटिव के एफिनिटी के लगभग बराबर होती है। तो क्या होता है कि कई बार हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं करता अपने आप को, तो ये स्लीपेज कर ही जाता है। तो ये यहाँ पर जब आता है ना मिक्स बेड में, तो मिक्स बेड में क्या होता है, हज़ारों एनायन मिक्स रहते हैं, दोनों रेजिन मिक्स होते हैं ना। तो दोनों रेजिन मिक्स होने के बाद यहाँ से ये बच के नहीं जा पाता है। तो ये मिक्स बेड होना बहुत ही ज़रूरी है। मिक्स बेड हमारा क्या करता है कि
एच आयन सॉरी सोडियम आयन और सिलिका दोनों, जो कि ये दोनों दोनों की लोअर एफिनिटी होती है। SiO2 की भी एफिनिटी बहुत लोअर होती है, वो भी निकल जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर मिक्स बेड में आकर के कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये सोडियम पॉजिटिव आयन को पकड़ने के लिए होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कभी मान लीजिए कि एग्जॉस्शन कंडीशन आती है कि हमारा रेजिन जो है एग्जॉस्ट कंडीशन में आ गया, हमने डीएम वाटर प्रोड्यूस किया और सेचुरेशन आ गया हमारा, मतलब कि जो आर पॉजिटिव या आर नेगेटिव रेजिन है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर लिए हैं सल्फेट, कैल्शियम आयन और सल्फेट या फिर नाइट्रेट को, तो फिर क्या एक लिमिट के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर उनको रिजेनरेशन देना पड़ता है। तो वो रिजेनरेशन से पहले वाला जो टाइम होता है ना, उसको एग्जॉशन बोलते हैं कि हाँ वो एग्जॉस्ट हो गया है, अभी हमको रिजेनरेशन देने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ये स्लीपेज होता है। तो ये क्या करता है, मिक्स बेड एक फाइनल पॉलिशिंग वाला वर्क करता है कि एक पॉलिश कर देता है, जो बाहर से वो डीएम वाटर जो पहले से आयन एक्सचेंज से होकर आया है उस डीएम वाटर को एज अ पॉलिश करता है। ये पॉलिश वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पॉलिश वर्ड यूज़ किया गया बहुत ही कहीं 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 बोला जाता है कि हाँ पॉलिश वाटर क्या होता है, तो पॉलिश वाटर तो ये भी होता है। बाकी दूसरा कहीं कहीं क्या होता है कि हम ऐसा अपना पावर प्लांट में जब हम यूज़ करते हैं ना, तो कहीं कहीं अपना सीईपी का आउटलेट में क्या होता है कि एक आयन एक्सचेंज लगाते हैं, कैटायनिक कंडक्टिविटी निकालते हैं, कैटायन को डाल देते हैं, जहाँ से हमारा क्या होता है कि वहाँ पे कैटायनिक कंडक्टिविटी करते हैं, उसको पॉलिश वाटर बोलते हैं। तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, तो वो पॉलिशिंग बोलते हैं, मतलब एक पॉलिश करके वाटर को एकदम अभी एक हम इंश्योर है कि यहाँ पे जाकर के आयन एकदम नहीं है। तो कैटायन रेजिन इज डेड। और दूसरी बात की एक चीज़ और है कि ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हाँ मिक्स बेड में रेजिन कौन सा रेजिन ऊपर है कौन सा रेजिन नीचे होता है। ये मिक्स होते हैं, लेकिन जब रिजेनरेशन करते हैं तो रिजेनरेशन में क्या होता है कि पानी जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो कैटायनिक वाला होता है वो लोअर साइड में उससे वो हल्का होता है, डेंसर कम डेंस होता है, तो वो नीचे हो जाता है, और एनायन जो होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, sorry, cation resin is denser than cation resin is denser than anion resin. During regeneration easily separated cation at bottom and anion is upper. ठीक है, तो जैसे ही होता है तो हमारा अलग इजीली, मतलब वो हल्का होता है तो ऊपर चला जाता है पानी में, और ये नीचे आता है तो अब आराम से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ variety of membrane filtrate in which force like pressure and concentration guidance gradients led to be separated to semi permeable। ये कुल मिला के रिवर्स ऑस्मोसिस आपने प्रोसेस पढ़ा होगा क्लास 8-9 में, इसी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू इसको किया था। ये मेन हमारा जो होता है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हमारा कोलाइडल सिलिका को रिमूव करता है। यहाँ से हमारा कोलाइडल सिलिका मेनली इसका जो मेन यूज़ होता है ना, ये कोलाइडल सिलिका के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मैक्सिमम कोलाइडल सिलिका हमारा आरओ के थ्रू कम हो जाता है। इसलिए जहाँ पर हमारा यूवी होता है ना, यूवी फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर हमारा ड्रम में जो ब्लोडाउन देना कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ सिलिका कम बढ़ती है उस कंपेरेटिवली वो प्लांट जहाँ पे यूवी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कोलाइडल सिलिका कम जाता है और वहाँ पे जो सिलिका रिएक्टिव सिलिका कम बनता है। अगर ये यहाँ पर है यूवी उस प्लांट डीएम प्लांट में है तो वहाँ पर ड्रम में रिएक्टिव सिलिका कम फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर यूवी नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेशन होगा और हमको ज़्यादा ब्लोडाउन देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा लीकेज स्लीपेज ऑफ एंड ओबीआर। मैंने बताया था ना कि हाँ कैटायन एक्सचेंजर से मोस्टली एन स्लीपेज हो जाता है और एनायन से SiO2 से लीकेज हो जाता है। ओबीआर आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब एक एग्जॉशन कंडीशन जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस कंडीशन में हमको देना पड़ता है कि हाँ उसका एक डिज़ाइन होता है कि हाँ इतने किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है, टोटल आयनिक लोड कितना है उसमें, उस पर डिपेंड करता है रॉ वाटर की क्वालिटी पे, टोटल एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ रेजिन। ये डिपेंड करता है कि हाँ आपका कहीं क्या होता है 1000 मीटर क्यूब प्रोडक्शन के बाद कहीं के 500 मीटर क्यूब, इस डिपेंड करता है कैसा प्लांट डीएम प्लांट आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके हिसाब से फ्लो ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ रेजिन एंड आयन, एक्सचेंज ऑफ द वेसल, इन 4 चीज़ों पे ये ओबीआर डिपेंड करता है। और उसके बाद डिज़ाइन वैल्यूज़ होती है, रफली हम एक वाटर पे डिपेंड करते हैं हाँ 400-500 मीटर क्यूब या 200 मीटर 300 मीटर क्यूब, जैसा भी हमारा डीएम प्लांट प्रोडक्शन है उसके ऊपर होता है ओबीआर। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई SAC स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन इज बिफोर द स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर इफ़ वाटर फर्स्ट पासेज थ्रू द एनायन एक्सचेंजर देन कैल्शियम जो होता है कैटायन विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल आयड CaOH और हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम आयन का हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हाइड्रोक्सिड आयन के कारण पीएच क्या होता है, हाइड्रोक्सिड आयन जो होता है पीएच में होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर जाता है, और क्या होता है कि उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल प्रेसिपिटेट। मेनली क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और पूरा अगर हमारा SBA पहले होगा ना तो हमारा पूरा जो एक्सचेंजर है ना वो स्लज से भर जाएगा, हायर
हायर पीएच पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लज के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा पहले एसएससी पहले होता है और एसबीए बाद में होता है। क्वालिटी ऑफ वाटर हमारा जो होता है वो पीएच हमारा 6.5 to 7 होना चाहिए। कंडक्टिविटी बिलो 0.2 होना चाहिए। सिलिका 20 ppb से बिलो होना चाहिए। टर्बिडिटी नहीं होना चाहिए। रेजिडुअल क्लोरीन नील होना चाहिए। और टीडीएस हमारा बिलो 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्लोरीन तो होना ही नहीं चाहिए। क्लोरीन की जो लिमिट एसीएफ से पहले 0.5 होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारा लिमिट, ये हमारा हुआ डीएम वाटर। इसके बाद हमारा जो होगा वाटर केमिस्ट्री। इसमें आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे भी मेरा मैसेज इनबॉक्स ओपन रहता है, आप फ्रैंकली कर सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भी मैं आपको नो डाउट उसको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन मोस्टली मैंने इसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हाँ चीज़ें पैरामीटर गलत ना हो। तो फिर मिलते हैं आपको। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इसके ऊपर मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी ले आऊँगा एक साथ, कहाँ बंच ऑफ क्वेश्चन भी एक बार ले आऊँगा, कहाँ डीएम प्लांट और वाटर केमिस्ट्री के इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं और उनका आंसर्स क्या होता है, तो उसको भी हम करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।